उत्खनन यानी खुदाई, दो क्षेत्र और भारत में दो भव्य पुरानी सभ्यताओं के बीच बढ़ती रस्साकशी। एक भारत के दक्षिणी भाग में किल्लड़ी गांव में और दूसरी भारत के राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सरस्वती नदी के किनारे। बहस अब सिर्फ पुरातत्व के बारे में नहीं है। क्या भारतीय सभ्यता वास्तव में उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से शुरू हुई थी, या तमिलनाडु की धरती में कोई पुरानी समानांतर कहानी दबी हुई है? एक भारतीय होने के नाते हमें इसे थोड़ा गंभीरता से समझना ही चाहिए कि आखिर एक पूरी तरह से ऐतिहासिक घटना, एक पूरी तरह से पुरातात्विक जो साइट है, उसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इतना घमासान होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक वैज्ञानिक कार्य है, अंततः इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और इसे ऐतिहासिक महत्व की तरह ही समझने की जरूरत है। जैसे ही हम इसे 8वीं शताब्दी बीसी यानी आज से लगभग 2800 साल पहले की साइट कहते हैं, तुरंत कई लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जो कि द्रविड़ियन या तमिल संस्कृति से है और लगभग उतना ही पुराना या उससे ज़्यादा पुराना है, जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, तो शायद ये नैरेटिव थोड़ा सा प्रभावित होता है। जो नैरेटिव भारतीयों को आर्यव्रत या भारतीयों को आर्य सभ्यता के साथ जोड़कर और वहीं तक सीमित करके रखता है, आज से 2800 साल पहले की एक साइट जिसका केवल 1% अभी तक एक्सकवेट किया गया है, तो कल्पना कीजिए अगर इसका पूरा 100% एक्सकवेट किया जाए, उसका उत्खनन कर लिया जाए, तो शायद हमारे सामने पूरी की पूरी सभ्यता उजागर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वर्ष था 2015। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ राधाकृष्णन तमिलनाडु में तैनात थे। मदुरै के पास संगम युग के टेक्स्ट और प्राचीन व्यापारिक पैटर्न का अध्ययन करते समय उन्होंने कुछ पुरानी चीजें देखी किल्लड़ी नामक एक शांत गांव में। किसानों को वर्षों से खुदाई में असामान्य ईंटों और मिट्टी के बर्तनों जैसी चीजें मिल रही थी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रामकृष्णन ने सोचा, क्या होगा अगर यह सिर्फ संयोग नहीं था? क्या होगा अगर यहाँ कुछ बड़ा दबा हुआ हो? इसलिए उन्होंने एएसआई के साथ एक छोटी खुदाई शुरू की और कुछ ही महीनों में उन्हें सोना मिल गया। वास्तव में सोना नहीं, कुछ ज्यादा शक्तिशाली लुप्त शहरी सभ्यता के साक्ष्य। उन्होंने ईंट की संरचनाएं, उद्योगों के संकेत, जल निकासी प्रणाली, लेखन के साथ नक्काशीदार मिट्टी के बर्तन और कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार खोजे। ये कोई रैंडम साइट नहीं थी, ये एक पूर्ण विकसित शहर था और इसकी तिथि 580 ईसा पूर्व थी, जो इस क्षेत्र के लिए अपेक्षा से कहीं ज्यादा पहले की थी। अब यहाँ पर चीजें कुछ असहज हो जाती हैं। खोजें सिर्फ पुरातात्विक नहीं थी, वे सांस्कृतिक भी थी, क्योंकि दशकों से हमें बताया जाता रहा कि सभ्यता उत्तर में शुरू हुई और दक्षिण की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ी। लेकिन किल्लड़ी की ये खोज अलग कहानी बता रही है कि दक्षिण में शहरी जीवन उत्तर के साथ साथ ही अस्तित्व में आ गया था, शायद उससे भी पहले। और यहीं से परेशानी शुरू हुई। हुआ यह कि फरवरी 2017 में जैसे ही ये काम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, रामकृष्णन का तबादला कर दिया गया, कोई आधिकारिक कारण बताए बिना। फंडिंग धीमी हो गई, खुदाई रुक गई। तब तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने 2018 में काम फिर से शुरू कर दिया और इसे 9वें चरण में धकेल दिया। उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में कार्बन डेटिंग भी करवाई, जिससे पुष्टि हुई कि 580 बीसी समय सीमा है। लेकिन तब से एक मौन संघर्ष जारी है। एएसआई का दावा है कि यह स्थल अशोक से कुछ शताब्दी पहले का हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन टीएनएसडीए प्रयोगशाला डेटा द्वारा समर्थित अपनी रिपोर्ट पर कायम है। और हाल ही में फरवरी 2025 में एएसआई ने रामकृष्णन से उनकी 982 पन्नों की रिपोर्ट को फिर से लिखने के लिए कहा है, ये कहते हुए कि यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी। क्या आप सोच रहे हैं कि कोई दबाव था? क्या किसी ने इस खोज को दबाने की कोशिश की? मान लीजिए कि अगर सब कुछ ठीक था, तो आप 982 पृष्ठों की रिपोर्ट को फिर से लिखने के लिए नहीं कहते। अब वापस आते हैं उस पर जो हमने पाया। ये सिर्फ मिट्टी के बिखरे बर्तन और हड्डियां नहीं थी, ये एक शहर का खाका था। ईंट की दीवारें, मिट्टी या पत्थर नहीं,
पक्की हुई ईंटें सीधी रेखा में व्यवस्थित थीं। कुछ घरों में कई कमरे थे जिन्हें स्पष्ट योजना के साथ बनाया गया था। भूमिगत जल निकासी, पाइपलाइन, आरी, जल चैनल, दर्जनों रिंग वेल जो प्रबंधित शहरी जल उपयोग का संकेत देते हैं। उद्योग, रंगाई के टंक, धुरी के छेद, करघे के वजन के साक्ष्य, 18,000 से अधिक कलाकृतियां जिनमें चिन्हों के साथ साथ नक्काशीदार मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हड्डी के औजार, हाथी दांत के पासे, मोती, चूड़ियां, झुमके और यहाँ तक कि सोने के सिक्के भी शामिल हैं। और कुछ खेल के टुकड़े भी जो ये साबित करते हैं कि उनके पास फुर्सत के पल भी थे। भित्ति चित्र यानी ग्राफिटी जैसे प्रतीक, संभवतः प्रारंभिक लेखन, कुछ लेखन तमिल ब्राह्मी से मेल खाते थे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई हथियार नहीं, ये कोई राजा का शहर नहीं था, कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था, कोई धार्मिक स्थल नहीं था। ये कामकाजी शहर था, शांतिपूर्ण, संगठित, कार्यात्मक, ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया जो संरचना, स्वच्छता और व्यापार को महत्व देते थे। और ये सब हमारे पैरों के नीचे सिर्फ 1.5 मीटर की गहराई पर था। लेकिन यहां वो है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। किल्लड़ी में हमें सिर्फ ईंटें नहीं मिली, इसने हमें सुराग भी दिए, ऐसे सुराग जिन्होंने भारतीय इतिहास की पूरी समय रेखा को चुनौती दी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीखे लोहे के औजारों से। आपने भारत में लौह युग के बारे में सुना होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में शायद लिखा होगा कि इसकी शुरुआत नॉर्दर्न प्लेन से हुई और ये 300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण में पहुंचा। लेकिन किल्लड़ी में उन्हें कम से कम 580 ईसा पूर्व के तीर के सिरे, चाकू, कीले और दराती मिली। हमें जो पढ़ाया गया था उससे 2 शताब्दी पहले की हैं। और पास में कोंटागाई के शमशान स्थल पर हड्डियों के ठीक बगल में कलश के नीचे लोहे के औजार रखे गए थे। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली बात बताता है कि इन औजारों का सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनका सम्मान भी किया जाता था। शायद पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा, शायद किसी व्यक्ति की पहचान, पेशे या समाज में उनके स्थान का प्रतीक हो। तो अगर तमिलनाडु में लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले से ही लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे, विकसित शहरों का निर्माण कर रहे थे, जल प्रणालियों का प्रबंधन कर रहे थे और कपड़ा बना रहे थे, तो हमारे पाठ्यक्रम में उन्हें अभी तक प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक क्यों कहा जाता है? उन्हें एक नीले रंग का पत्थर भी मिला। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रयोगशाला परीक्षण ने पुष्टि की कि ये लेपिस लाजुली है, यानी एक प्रकार का कीमती पत्थर। और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि लेपिस तमिलनाडु से नहीं आता और ना ही आसपास के किसी स्थान से आता है। लेपिस का एकमात्र प्राचीन स्रोत वर्तमान अफगानिस्तान में था। तो ये यहाँ कैसे आया? इसकी 2 संभावनाएं हैं। एक प्राचीन व्यापार मार्गों से, जैसे जमीन और समुद्र के रास्ते से आया था, माजीरियस जैसे बंदरगाहों के जरिए, या फिर ये एक और भी पुरानी सभ्यता के आदान प्रदान से आया था, जहाँ ऐसी सामग्रियों का व्यापार से परे मूल्य था। और यहाँ एक और चीज़ है जिसका जिक्र शायद ही कभी होता है। रोमन सिक्के अधिकांश किल्लड़ी के आसपास की जगहों पर पाए गए। वैसे सीधे तौर पर शुरुआती खुदाई में नहीं, लेकिन वे एक बात तो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि ये क्षेत्र सदियों तक सक्रिय रहा, स्पष्ट रूप से फीका पड़ने के बाद भी। ये क्षेत्र रोम, मिस्र, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ते हुए वैश्विक व्यापार का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया था। किल्लड़ी में पाए गए चिन्ह वे दिलचस्प हैं, क्योंकि ये तमिल ब्राह्मी शिलालेख पहले से ही अलंगुलम और मंगुलम में 500 से 300 ईसा पूर्व के हैं। तो 580 ईसा पूर्व की खोज में किल्लड़ी में समान प्रतीक मिलना ठीक है, ये समय रेखा को ठीक करता है, ये इसे तोड़ता नहीं है। वास्तव में ये सुझाव देता है कि प्रारंभिक प्रतीकात्मक लेखन या प्रोटोलिपि तो पहले से ही मौजूद थी या इस क्षेत्र में उभरने लगी थी। और अब क्या ये पूर्ण तमिल ब्राह्मी शिलालेख हैं? इस पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ भित्ति चित्र यानी ग्राफिटी तमिल ब्राह्मी अक्षरों से मिलते जुलते हैं, लेकिन विद्वान सतर्क हैं और सही भी हैं, क्योंकि केवल दोहराए गए चिन्हों को देखने से किसी लिपि की पुष्टि नहीं होती है। वे कुम्हार के चिन्ह, कबीले की पहचान या सूची की गिनती या व्यापार के प्रतीक हो सकते हैं। वे अभी भी साक्षरता का एक रूप हैं, लेकिन उस तरह का नहीं जिसे आप साहित्य कहेंगे। तो इतिहास के लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेखन या इसकी नींव यहीं बन रही थी,
लगभग उसी समय संगम काल का व्यापक स्वरूप सामने आने लगा। और यही बात महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर लेखन को शासकों या साम्राज्यों से आने वाली चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ एक मजदूर वर्ग, व्यापारियों, कारीगरों, किसानों या खुद समाज से आया हो सकता है। और अब जो ज्यादातर लोग पूछते हैं क्या लिपि स्थानीय थी या उत्तर से आई थी, क्या ये ब्राह्मी प्रभाव का परिणाम था या समानांतर विकास? और सच तो ये है कि जो हमारे सामने है उसे समझने के लिए हमें इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं। लिपियां विकसित होती हैं कभी एक जगह पर तो कभी कई जगहों पर। उत्तर भारत में ब्राह्मी थी, दक्षिण भारत में तमिल ब्राह्मी है। अगर तमिल ब्राह्मी 500 ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में थी और किल्लड़ी का शहरी ठिकाना 580 बीसी का है, तो यह क्षेत्र नॉर्दर्न प्लेन के साथ ही लेखन का उपयोग कर रहा था या उसका विकास कर रहा था। पहले नहीं, बाद में नहीं, बल्कि समानांतर। और यह प्राचीन भारत में साक्षरता को समझने के हमारे तरीके को बदल देता है, क्योंकि सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक नहीं थी, ये लगभग एक साथ अलग अलग रूप में हो रहा था। क्या क्या ये अतीत का अधिक ईमानदार और अधिक सुंदर संस्करण नहीं है? यहीं पर किल्लड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दर्शाता है कि शहरी जीवन, लेखन, व्यापार और सामाजिक संगठन हमारी अपेक्षा से बहुत पहले से ही यहाँ मौजूद थे। और फिर बड़ा सवाल यह आता है कि अगर यह संगम युग का हिस्सा था तो राजा कहाँ हैं? क्योंकि टेक्स्ट में भव्य दरबारों, महाकाव्य, युद्धों और उदार राजाओं की बात की गई है, लेकिन किल्लड़ी इसमें कोई महल, कोई शाही मुहर, कोई सिंहासन नहीं दिखाया गया। यह बस एक सुनियोजित शांतिपूर्ण शहर था। खैर, ईमानदारी से कहें तो शाही साक्ष्यों की अनुपस्थिति संगम कथा को गलत साबित नहीं करती, लेकिन ये इसे जटिल बनाती है। और यहाँ कुछ संभावनाएं हैं। खुदाई अभी भी सीमित है, महल गहराई में या आसपास हो सकते हैं। शायद संगम ग्रंथ एक सभ्यता के सार को संरक्षित करने वाली काव्यात्मक स्मृति हो। किल्लड़ी कभी राजाओं के बारे में नहीं था। शायद ये संगम दुनिया का नागरिक हृदय था जिसे किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और कवियों ने बनाया था, शासकों ने नहीं। तो जब लोग पूछते हैं क्या किल्लड़ी संगम युग का प्रमाण है, तो इसका उत्तर पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये अब तक की सबसे मजबूत कड़ी है। भले ही मुकुट अभी तक नहीं मिला हो, लेकिन संस्कृति यही है। और अगर हम इसे सिर्फ इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि हमें सोने का सिंहासन नहीं मिला, तो हम पूरी बात को भूल रहे हैं। क्योंकि सभ्यताएं केवल राजाओं द्वारा नहीं बनाई जाती, वे लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। और किल्लड़ी लोगों की कहानियों से भरा हुआ है। किल्लड़ी की खुदाई में एक पैटर्न दिखता है। ये पैटर्न जो परिचित लगता है क्योंकि हमने इसे पहले भी देखा है। किल्लड़ी का संरचित लेआउट, जल निकासी व्यवस्था, रिंग कुएं और औद्योगिक उपकरण, ये सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाता है, या जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। अब किल्लड़ी कोई नकल नहीं है, ये कोई सीक्वल नहीं है, लेकिन समानताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है। दोनों शांतिपूर्ण, अत्यधिक संगठित, शिल्प संचालित शहरी केंद्र थे। दोनों में जल प्रबंधन, व्यापार और कुशल श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, न कि विजय पर। और दोनों ने लेखन प्रणाली को पीछे छोड़ दिया था, जिसे हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है, सिंधु घाटी लगभग 1900 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी। किल्लड़ी लगभग 1000 साल बाद उभरी। बीच में क्या हुआ? शायद किल्लड़ी और इसी तरह की जगह गुम्ब पहेली का हिस्सा हैं। और यदि हम इस बात पर बहस करते रहेंगे कि कौन पहले आया, तो हम इस तथ्य को भूल जाएंगे कि दोनों मौजूद थे और दोनों मायने रखते थे। हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी बड़ी थी। इसलिए नहीं कि इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसका बहुत सारा हिस्सा हमारे शहरों और घरों के नीचे दबा हुआ है। किल्लड़ी मुश्किल से कुछ मीटर भूमिगत था, इसलिए हमने जितने भी स्थल खोजे हैं उनमें से अभी भी दर्जनों ऐसे हैं जिन्हें हमने नहीं खोजा है। इसलिए नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हमें कभी खुदाई करने की अनुमति ही नहीं दी गई। किल्लड़ी हमें यही याद दिलाता है, न केवल हम कितने उन्नत थे, बल्कि अभी भी कितना कुछ छिपा हुआ है जो हमें कुछ और भी पुरानी बात की ओर ले जाता है। अब दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में एक और जगह थी जो मानव इतिहास को समझने के लिए हमारे तरीकों को पूरी तरह बदल सकती है। मंगरबानी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ 3 लाख से 5 लाख साल पुराने पत्थर के औजार पाए हैं। और अगर ये सही है तो यह अफ्रीका से बाहर के सिद्धांत को चुनौती देता है, जो कहता है कि मनुष्य 70,000 ईसा पूर्व के आसपास भारत पहुंचे थे। क्योंकि अगर इंसान 5 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे,
तो ये सिर्फ एक गंतव्य नहीं था, ये एक शुरुआती बिंदु था। किसी भी भारतीय को इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि भारत के किसी क्षेत्र में और ज़्यादा पुरानी कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, किंतु चूंकि भारत में दक्षिण बनाम उत्तर का एक नैरेटिव लगातार तैयार है जो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि उत्तर भारतीय आर्यन सिविलाइजेशन ही सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, और ऐसे में ही अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जो कि द्रविड़ियन या तमिल संस्कृति से है और लगभग उतना पुराना या उससे ज़्यादा पुराना है जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, तो शायद ये नैरेटिव थोड़ा सा प्रभावित होता है, जो नैरेटिव भारतीयों को आर्यव्रत या भारतीयों को आर्य सभ्यता के साथ जोड़कर और वहीं तक सीमित करके रखता है। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम मानकर चलें कि एक देश में विविधता है, इसमें कोई बुराई नहीं मानकर चलें कि ऐतिहासिक तौर पर भी हम हमेशा से एक विविध राष्ट्र थे। इसमें एक और बड़ी रोचक बात है, लगातार हम उन चीज़ों के उत्खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रभावित करने की और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हम मैथोलॉजी में पढ़ते हैं, जो भी हम मिथकों को पढ़ते हैं, उनके किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, जो हमारी धार्मिक कथाएं थी, वही दरअसल ऐतिहासिक हैं, और इसलिए हम उसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसी कोई सभ्यता जो ये कहती है कि नहीं, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह मिथकीय नहीं है, वह धार्मिक भी नहीं है, वह तो गैर धार्मिक किस्म का एक सामान्य सा टाउन, नगर शहर है जिसमें लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि किल्लड़ी के अब तक के उत्खनन में जब महत्वपूर्ण विशेषज्ञों से पूछा गया और खासकर अमरनाथ जी से ही पूछा गया कि वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं मिली जिसमें धर्म दिखता हो, पूजा दिखाई देती हो, धार्मिक कर्मकांड होता हो, तो उन्होंने इस बात का उत्तर तुरंत दिया और कहा कि मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता जो मुझे नहीं मिली है। जो चीज़ें मिली हैं उन पर आप बात कीजिए, मैं बात कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि किल्लड़ी में अब तक हमें कोई ऐसा धार्मिक अवशेष नहीं मिला, हमें ऐसा कोई धार्मिक कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई पूजा, ऐसी चीज़ नहीं मिली कि आप उसे किसी मिथक के साथ जोड़ सकें, और शायद यही इसका सेक्युलर कैरेक्टर या अब तक का गैर धार्मिक कैरेक्टर जो है वो कुछ लोगों को अनसेटल करता है। लेकिन इतिहास को समझने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिहाज से आपको ये समझना चाहिए कि किल्लाड़ी दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है राष्ट्र के इतिहास की विविधता को स्वीकार करने का। अगर आप इस विविधता का सम्मान करते हैं, अगर आप मानकर चलते हैं कि देश उत्तर भारतीयों का ठीक उतना ही है जितना दक्षिण भारतीयों का, तब आपको इस दक्षिण भारत में हुई खोज का बहुत स्वागत करना चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज से 2800 साल पहले की ये साइट, जिसका केवल 1% अभी तक एक्सकवेट किया गया है, कल्पना कीजिए कि अगर इसका पूरा 100% एक्सकवेट किया जाए, इसका उत्खनन कर लिया जाए, तो हमारे सामने पूरी की पूरी सभ्यता उजागर होगी। एक ऐसी सभ्यता जो कि आज सिर्फ 2800 साल पहले या 3000 साल पहले फल फूल रही थी, वह सभ्यता जो सिद्ध करती है कि हमारा इतिहास भी ठीक उतना ही विविध है जितना हमारा वर्तमान विविध है। दरअसल ये जो इम्पैक्ट है हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर, ये जो इम्पैक्ट है अब तक के हमारे इतिहास पर, शायद यही बहुत सारे लोगों को आशंका से भरता है। पुरातत्व अब एक अशांत क्षेत्र बनता जा रहा है। तमिलनाडु के स्कूलों में किडाली पढ़ाई जा रही है और सरस्वती नदी की खुदाई का महत्व एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक साइट को यह दावा करने के लिए पेश किया जा रहा है कि हम पहले थे, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि पहले कौन आया था। अब असली सवाल यह है कि क्या हम भारत के अतीत को एक वचन के रूप में नहीं बल्कि बहुवचन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।